चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम आज हमारी जो न्यूज़ है वो BSI से रिलेटेड है, जिसको बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। हिंदी में यदि कहें तो भारतीय वनस्पति सर्वे इसको कहा जाता है। ये एक प्रकार से अपेक्स टैक्सोनोमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। टैक्सोनोमिक का मतलब है वर्गीकरण, जो कि चीज़ों को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, उनकी अलग अलग कैटेगरी तैयार करता है। एक प्रकार से ये ऐसा संगठन है हमारे देश का। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करता है। इसकी स्थापना की गई थी 13 फरवरी 1890 अंडर द डायरेक्शन ऑफ सर जॉर्ज किंग के डायरेक्शन में। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये मैंडेट करता है कि एक्सप्लोरिंग, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट द रिच प्लांट रिसोर्सेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उस समय जो हमारे पास पेड़ पौधों के रूप में संसाधन मौजूद थे, उनको एक्सप्लोर करना, कलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर डॉक्यूमेंट बनाना, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ऑल द बॉटनिकल रिसर्च, कलेक्शन, एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज कंसंट्रेटेड इन द इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जिसको जाना जाता था रॉयल बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा के रूप में। जैसे जैसे साल बीतते गए, ओवर द ईयर्स, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, अब इसका जो काम है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। 1954 की हम बात कर रहे हैं। तो अब ये जो काम है किसकी लीडरशिप में हुआ था? डॉक्टर E.K. जानकी अम्माल की लीडरशिप में। अब कौन कौन से काम आ गए इसके अंडर में? बायोसिस्टमेटिक रिसर्च होने लगी, फ्लोरिस्टिक स्टडी होने लगी, डॉक्यूमेंटेशन, डाटाबेसिंग ऑफ नेशनल बॉटनिकल कलेक्शन हो गया, डिजिटाइजेशन ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेन, डेवलपमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी लेबोरेटरी, एडवाइजरी सर्विस होने लगी चालू, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल कर दी गई थी। अब यदि हम इसके सेंटर्स की बात कर लें तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्प्रेड के जो सेंटर हैं वो फैले हुए हैं। 11 रीजनल सेंटर हमको देखने को मिलता है, विथ 4 यूनिट्स, 8 हेडक्वार्टर कलकत्ता। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को, न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। तो सिक्किम में फूलों की क्या कंडीशन है, मतलब कितनी बड़ी संपदा सिक्किम स्टेट में हमको देखने को मिलती है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। यदि हम ओवरऑल इंडिया की बात करें और सिक्किम की बात करें तो इंडिया में जितने भी फ्लावर की कैटेगरी हमको देखने को मिलती है उसका 27% तो सिक्किम में अकेला ही पाया जाता है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो पब्लिकेशन है इसने लिस्टेड किया है 4912 नेचुरली दिखाई देने वाले फ्लावर्स के बारे में। ये जो 2 पिक्चर आप देख भी रहे हैं, ठीक, रोहेडोड्रॉन और हाइपरकम रिप्टान्स, सिक्किम के ही ये 2 फ्लावर यहाँ पर बताए गए हैं। तो सिक्किम जो कि स्मॉलेस्ट स्टेट है, जो कि इंडिया के लैंडमास का 1% से भी कम हिस्सा कवर करता है, ये घर है 27% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स फाउंड इन कंट्री। ये बात सामने आई है रिसेंट पब्लिकेशन बाय द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फ्लोरा ऑफ, यदि हम सिक्किम की बात करें ना, तो एक पिक्टोरियल गाइड रिलीज्ड अर्लियर दिस वीक, अभी एक गाइड इसके द्वारा जारी किया गया है BSI के द्वारा। इसमें लिस्ट किए गए हैं 4912 किस्म के फूल जो कि इस स्टेट में पाए जाते हैं, टिनी हिमालयन स्टेट में। टोटल नंबर ऑफ नेचुरली ऑकरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स इन द कंट्री इज अबाउट, देखा जाए तो 18,004 स्पीसीज हैं, और इसमें विथ 4,912 स्पीसीज द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग
प्लांट्स इन सिक्किम स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7,096 स्क्वायर किलोमीटर। एक बहुत बड़ी अपने आप में एक यूनिक बात है। कितने एरिया में फैले हुए हैं, कितनी स्पीसीज है यहाँ पर, तो टोटल इंडिया में 18,000 है, तो यहाँ पर अकेले लगभग 5,000 किस्म की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में ये फैले हुए हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर गोगोई हैं उनका कहना है कि जो पब्लिकेशन है ये आपको प्रोवाइड करेगा 5,068 टैक्सा, जिसमें क्या है शामिल 152 कल्टिवेटेड टैक्सा बिलोंगिंग टू 1491 जेनरा और 209 एंगियोस्पर्म फैमिलीज। जो सिक्किम स्टेट है वो पार्ट है कंचनजंगा बायोस्फीयर लैंडस्केप का। इसके पास डिफरेंशियल एल्टीट्यूडनल इकोसिस्टम है। यही प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर हर्ब्स एंड ट्रीज टू ग्रो एंड थ्राइव। अब लेकिन देखो सब कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं है, फ्लावर्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हमें कुछ रिस्क देखने को मिलता है। जैसे कि रोड का जो चौड़ीकरण है ना, द वाइडनिंग ऑफ रोड्स टू नाथुला विच इज़ ऑफ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट टू अस। मत क्योंकि यहाँ से चाइना की बॉर्डर लगी हुई है। दूसरी बात, हाइडल पावर प्लांट्स भी लगे हुए हैं नॉर्थ सिक्किम में। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एनवायरमेंटल कंसर्न की बातें हैं। तो वी आर नॉट अगेंस्ट सच एक्टिविटीज़ बट इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। हम इनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें प्रकृति से चीज़ें उतनी ही लेना है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा के रखें। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हम आज ही ख़त्म कर दें। इस प्रकार से वैज्ञानिकों का कहना है। अब एक जानकारी हमें और देखने को यहाँ पर मिलती है। मिस्टर गोगोई का कहना है, देखो, फाउंडिंग फादर ऑफ द बॉटनी, ये ऑलवेज इंटरेस्टेड रहे इन द फ्लोरा ऑफ सिक्किम के। सर जोसेफ डाल्टन हुकर की हम बात कर रहे हैं, वन ऑफ द पायनियर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के। इन्होंने कंडक्ट कराया था पहला सर्वे कहाँ पर, सिक्किम में 1848 में, एंड पब्लिश किया गया था रोहेंडोड्रस ऑफ सिक्किम। अब हम बात कर रहे हैं 1898 की। दो ब्रिटिश बॉटनिस्ट सर जॉर्ज किंग और रॉबर्ट पेंटलिंग, इन्होंने पब्लिश किया देयर मोनूमेंटल वर्क द ऑर्चिड ऑफ सिक्किम हिमालयास। अब कल ही हमने असम, कल या परसों की बात है, असम में काऊ प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक बिल आने वाला है, उसकी चर्चा किए थे। ठीक है, तो उस कानून से लेकर के आइट साइड के जो स्टेट है ना, उनको कुछ समस्याएं हो रही हैं। उन्हीं समस्याओं के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। मेघालय ने कंसर्न जाहिर किया है किसके ऊपर, असम के काऊ प्रोटेक्शन बिल के ऊपर। उनका कहना है हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे यदि ये जो कैटल का जो ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह, उसको यदि आप रोकते हो तो। ऐसा मेघालय का कहना है। अब देख लेते हैं और डिटेल में। तो बिल जो कि प्रपोज किया गया था असम गवर्नमेंट के द्वारा टू स्टॉप द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल या फिर यूज़ द स्टेट फॉर ट्रांजिट ऑफ द बोवाइन एनिमल, इसने चिंता की बात पैदा कर दी है अदर जो नेबरिंग स्टेट हैं उनके ऊपर। कई सारे जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाले स्टेट हैं जैसे कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये लोग बीफ को, गाय के मांस को कंज्यूम करते हैं, जबकि मिजोरम और जो नागालैंड है ना, हैव चूजन नॉट टू रिएक्ट, इन्होंने अभी कोई रिएक्ट नहीं दिया है। लेकिन मेघालय की जो गवर्नमेंट है उनका कहना है ये लोग केंद्र सरकार के पास जाएंगे और केंद्र सरकार का ये इंटरवेंशन चाहते हैं असम का कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 में, जबकि ये जो है लोगों को और इकोनॉमी को दोनों ही प्रभावित करने वाला है। यदि हम बात करें बिल की, तो बिल को अप्रूव किया गया था असम की कैबिनेट के द्वारा 7 जुलाई को। अब असेंबली में इसको रखा जाएगा, उसके बाद फिर कानून बन जाएगा। ये इसमें कौन सी बातें हैं, इसमें बात यह है कि ऑलरेडी से यहाँ पर
कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट बना हुआ है 1950 का, तो उसको ये रिप्लेस कर देगा। इसमें क्या बात कही गई थी 1950 वाला, ये अलाउ करता है स्लाटर ऑफ कैटल अबाउट 14 ईयर, यदि कोई कैटल है उसकी एज 14 ईयर है ऑफ एज, आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम लोकल वेटनरी ऑफिसर। किसी लोकल वेटनरी ऑफिसर की यदि अप्रूवल है तो इसमें उनको स्लॉटरिंग की जा सकती है। देखो, अब जो मेघालय की गवर्नमेंट है ना, इन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किया है असम बिल के बारे में। जो केटल की सप्लाई करते हैं ना मेघालय में उन्होंने स्टेटों जैसे कि बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में। अब इसमें एक बात और बताई जा रही है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि देखो, जो बीफ है, बीफ शुड नॉट बी कंज्यूम्ड इन एरिया जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं और वेयर द एनिमल इज़ वर्शिप्ड, और जहाँ पर उसकी पूजा की जाती है, जहाँ हिंदू लोग रहते हैं वहाँ पर कोई गाय के मांस को खाएगा नहीं। कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये स्टेट भी काऊ के प्रोटेक्शन को लेकर के कानून बना चुके हैं। इसके बाद नॉइज़ पॉल्यूशन से लेकर के और उसके लिए जो जुर्माना की राशि में थोड़ी वृद्धि की गई है, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। तो 1 लाख रुपया से भी ज़्यादा का फ़ाइन आपको देना पड़ सकता है यदि आप नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए जो निर्धारित चीज़ें हैं उसका उल्लंघन करते हैं। तो ये डिसाइड किया है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ठीक है। और इन्होंने कहा है जो भी अथॉरिटीज़ है कि आप इनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करिए। तो रेसिडेंट्स लोग दिल्ली के नाउ हैव टू पे एनीवेयर बिटवीन 10,000 रुपया से लेकर के 1 लाख फॉर वायलेटिंग नॉइज़ पॉल्यूशन। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC का ऐसा कहना है अथॉरिटीज़ को कि आप स्ट्रिक्टली ये जो रिवाइज़ किए गए हैं रूल कानून, इनको आप फॉलो करवाइए। तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स रिवाइज्ड पेनाल्टीज़, इसमें क्या होने वाला है, वायलेटर विल हैव टू पे ए फाइन ऑफ 10,000 रुपया फॉर यूजिंग ए लाउड स्पीकर, यदि कोई लाउड स्पीकर यूज़ करता है, या फिर ए पब्लिक एड्रेस सिस्टम एट पब्लिक प्लेस विदाउट परमिशन, या फिर ड्यूरिंग द नाइट में आप यूज़ करेंगे या आपने परमिशन नहीं लिए हो तो आपको इतना रुपया लग जाएगा। और जो इक्विपमेंट है ना विल बी कन्फेसिकेटेड। इसके अलावा DPCC ने डायरेक्शन जारी कर दिया है, जो भी अथॉरिटीज़ है जैसे कि DM, SDM, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, कि आप स्ट्रिक्टली इन रूल को फॉलो करवाइए। जहाँ पर भी ऐसी घटना देखोगे जुर्माना तो लेना ही, साथ में वो जो चीज़ें हैं, मशीनें हैं, सब उनको जब्त कर लो, ऐसा इसमें कहा गया है। अब हम बात कर रहे हैं परमिसेबल लेवल। देखो, 1 लाख रुपये का जो फाइन है ना, ये इशू किया जाएगा फॉर ऑपरेटिंग डीजल जनरेटर सेट ऑफ ओवर 1000 किलोवाट कैपेसिटी। बिना परमिशन के यदि आप इतना चला रहे हो तो आपको 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। 25,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है फॉर DG सेट बिटवीन 62.5 किलोवाट एम्पियर और 1000 किलोवाट एम्पियर। और डीजल जनरेटर सेट के लिए यदि आप 62.5 किलोवाट एम्पियर से हाई का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। परमिसेबल नॉइज़ लेवल इन रेजिडेंशियल एरिया रखा गया है 55 डेसिबल का ड्यूरिंग द डे टाइम, और रात के समय में 45 डेसिबल का साउंड स्वीकार रहेगा। इससे ज़्यादा यदि कोई करता है तो जुर्माना लगेगा। अब कमर्शियल एरियाज़ के बारे में बात करें तो परमिसेबल साउंड की लिमिट है 65 डेसिबल ड्यूरिंग द डे और 55 डेसिबल है ड्यूरिंग नाइट की। यदि हम सेंसिटिव एरियाज़ की बात कर लें तो 55 डेसिबल ड्यूरिंग द डे और रात में 40 डेसिबल। देखो, इसके अलावा देयर आर साइलेंट जोन्स दैट इंक्लूड एरिया दैट लाई विद इन 100 मीटर ऑफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और कोर्ट्स। ये एरिया बिल्कुल साइलेंट जोन के रूप में रखा गया है। अब ऑर्डर क्या कहता है, इन केस ऑफ बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रेकर
अब यहाँ पर पटाखों वाली बात आ गई। बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो लिमिट है उससे ज़्यादा कि यदि साउंड वाले आप फोड़ोगे, ठीक है, विथ इन द परमिसेस ऑफ एनी RWA या फिर एट ए मैरिज फंक्शन, द ऑर्गेनाइजर एंड जो ऑनर है ऑफ द परमिसेस विल हैव टू पे 20,000 फॉर द फर्स्ट वायलेशन। सेकेंड बार भी कोई उल्लंघन करेगा तो 40,000 रुपया, उसके बाद फिर लग जाएगा 1,00,000 एंड परमिसेस विल आल्सो बी सील्ड। इसके बाद फिर आपको कोई आदेश भी इस प्रकार से नहीं मिलेगा, आपकी चीज़ें भी जब्त हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारी बात है। देखो, और यदि नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, जो लिमिट है उससे ज़्यादा, कहाँ कर, मैरिज प्रोसेसन में या फिर पब्लिक पे या फिर रिलीजियस किसी रैली में, या फिर तो जो ऑर्गेनाइज़र है विल हैव टू पे ए फाइन ऑफ 10,000 रुपया। इफ़ इट इज़ इन द साइलेंस जोन देन द फाइन विल बी डबल हो जाएगा। इफ़ एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड बर्स्ट क्रैकर इन ए रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल जोन में देन द फाइन विल बी 1,000 रुपया। देखो, हाउएवर इट विल बी 3,000 इन केस ऑफ वायलेशन इन साइलेंस जोन। अब यदि हम बात करें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो कि एमिट करते हैं साउंड बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट, तब फाइन लगेगा 50,000 रुपया, ऐसा ऑर्डर में कहा गया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं PK वारियर की, ठीक है, डोयन ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद के काफ़ी पुराने खासियत माने जाते हैं, इनकी डेथ हो गई है। अब इन्होंने जो आर्य वेदशाला स्थापित की गई थी पहले, उसको एक नई हाइट तक लेके गए थे और काफ़ी जगह इस शाला को इन्होंने फेमस कर दिया था, इसलिए इनको जाना जाता है। तो डोयन ऑफ आयुर्वेदा और मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ कोट्टाकल आर्य वेदशाला के ये क्या रहे थे, मैनेजिंग रहे थे और डोयन भी रहे थे। आर्य वेदशाला ने के लगभग 100 साल हो चुके हैं। अभी इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात बताई जा रही है कि कैसी इनकी डेथ हुई। तो कोरोना हुआ था इनको, कोरोना होने से तो ये तो रिकवर हो गए थे, लेकिन फिर कमज़ोरी आने के चलते चलते इनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने आर्य वेदशाला को नई हाइट पर लेके गए, ग्लोबल फेम प्रोवाइड करी, जो कि ट्रेडिशनल आयुर्वेदा है और इसमें मॉडर्निटी लाने का इन्होंने काम किया था। बाय इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न प्रैक्टिसेस और मेथड टू आयुर्वेदा, डॉक्टर वारियर एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये 68 साल रहे सर्विस में, ठीक है, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ आयुर्वेदशाला। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रांचिंग आउट 119 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इसकी ब्रांचें फैलाने का काम इन्होंने करा था। आर्य वेदशाला है 26 ब्रांच और मोर देन 1,000 ऑथोराइज डीलर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे देश ने इनको सम्मान भी प्रोवाइड किया है, पद्मश्री 1999 में और पद्म भूषण 2010 में। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से भी हम देखें तो हमारे देश की एक लड़की है जिनका नाम है सिरसा। तो अब ये एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने वाली हैं जो कि फ्लाई करेंगी स्पेस में। शी विल बी पार्ट ऑफ वर्जिन गैलेंटिका फ्लाइट। इनकी जो उड़ान है उसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। सिरसा बांदला एक 34 ईयर ओल्ड एरोनॉटिकल इंजीनियर है। ये इज सेट टू बिकम द थर्ड इंडियन ओरिजिन वूमेन बन गई है ये टू हेड स्पेस व्हेन शी फ्लाइज एज ए पार्ट ऑफ वर्जिन गैलेंटिका फर्स्ट फुल्ली क्रूड फ्लाइट टेस्ट ऑन संडे। इनका जन्म हुआ था गुंटूर आंध्र प्रदेश में एंड ब्रॉट अप इन हॉस्टन टेक्सास। ये ज्वाइन करेंगी सर रिचर्ड ब्रांसन, द कंपनी के बिलियनरीज फाउंडर रहे हैं ये, एंड 5 अदर ऑन बोर्ड वर्जिन गैलेंटिका स्पेसशिप टू यूनिटी टू मेक ए जर्नी टू द एज ऑफ स्पेस फ्रॉम न्यू मैक्सिको। आगे बताती हैं कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तो
बांदला विल बी एस्ट्रोनॉट नंबर 004 एंड हर फ्लाइट का जो रोल रहेगा रिसर्चर एक्सपीरियंस के रूप में इनको काम करना है अकॉर्डिंग टू हर प्रोफाइल ऑन वर्जिन गैलेक्टिका। शी विल बिकम द थर्ड इंडियन ओरिजिन वुमेन बन जाएंगी ये टू फ्लाई इनटू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला, उसके बाद सुनीता विलियम्स और तीसरे नंबर में ये सिरसा हो गई। एम एस बांदला स्टार्टेड इन हर रोल एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर एंड रिसर्च ऑपरेशन एट वर्जिन गैलेक्टिका इन जनवरी 2021। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्पेस से रिलेटेड है। देखो शनि का जो मून है ना उसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है इंसेलेडस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि वहाँ पर लाइफ कैसी हो सकती है। तो एक स्टडी है जो कि पब्लिश की गई थी जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में। तो यहाँ से क्या बातें सामने आई हैं, यहाँ से बातें ऐसी सामने आई हैं कि देखो यहाँ पर जो माइक्रोबियल लाइफ है वो हमारी अर्थ की लाइफ से कितनी ज़्यादा भिन्न है। स्टडी कहती है देखो आइदर माइक्रोबियल एक्टिविटी, या तो माइक्रोबियल से रिलेटेड जो एक्टिविटी हो रही, अथवा जो प्रोसेस है नॉट इन्वॉल्विंग लाइफ फॉर्म्स लेकिन विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज नोन टू ऑकर ऑन अर्थ। माइक्रोबियल एक्टिविटी जैसा कि हमें वहाँ पर देखने को मिली है उसके चलते चलते लाइफ वहाँ पर आई है या नहीं आई है, लेकिन यहाँ की माइक्रोबियल एक्टिविटी और वहाँ की माइक्रोबियल एक्टिविटी में बहुत फ़र्क है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है साइंस से ही है, जो ये बताती है कि अभी तक तो हम कई प्रकार के पॉल्यूशन पढ़ते थे, नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। अब नया किस्म का जो पॉल्यूशन है वो हम देख रहे हैं जिसका नाम है प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन जो कलेक्ट हो रहा है एज ऑफ 2016 टोटल इमिशन ऑफ प्लास्टिक इनटू वाटर बॉडीज वाज बिटवीन 9 से लेकर के 23 मिलियन मीट्रिक टन प्रति साल आना। जितनी भी वाटर बॉडी हो, चाहे नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, और ये जो इकट्ठा होते जा रहा है बह के फेंक कर, आशा ऐसी करी जा रही है कि 2025 जैसे जैसे आएगा ना तो ये डबल हो जाएगा। प्लास्टिक पोल्यूशन टुगेदर विथ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स कैन लीड एक्सरबेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ओशियन बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। ऐसी बातें यहाँ पर सामने को आती हैं।